दोस्तों, सूरपणखा पूर्व जन्म में क्या थी? क्या सूरपणखा पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी की पत्नी थी? सूरपणखा क्या शेषनाग जी की पत्नी थी? रामायण काल में सूरपणखा आखिर कहां चली गई? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सूरपणखा के वो राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह उस समय की बात है जब भगवान शेषनाग शेषा अवतार में थे और उनकी पत्नी का नाम था नयनतारा। नयनतारा शेषनाथ जी की पत्नी थी। एक दिन शेषनाग जी भगवान विष्णु की तपस्या करने जा रहे थे। तपस्या करने के लिए वह पाताल लोक से कुछ दूरी पर चले गए, जहां पर नयनतारा नहीं पहुंच सकती थी। पति के जाने के बाद नयनतारा को पति की कमी महसूस होने लगी। वहां नागलोक था, जहां पर नागों का ही बसेरा था। नयनतारा नागलोक की महारानी थी। नयनतारा को एक दिन समागम करने का मन होता है और फिर वह नागलोक में अपनी प्यास बुझाने के लिए निकल पड़ती है। और फिर उसने एक मटिया नाग से अपना रिश्ता कायम कर लिया और अवैध संबंध करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद अशोप्ति राज्य के महाराज वहां पधारे। उनका नाम प्रताप भानु था, जो शेषनाग जी के बहुत प्यारे मित्र थे और वह पाताल लोक में किसी कार्य हेतु आए हुए थे। उन्होंने नागलोक में सोचा कि आज मैं अपने मित्र शेषनाग जी से मिलता चलता हूं और कुछ देर उनके महल में विश्राम करूंगा और शेषनाग जी से मुलाकात भी हो जाएगी। दोस्तों, नागों में ये सारी विद्याएं उपलब्ध थीं, जो कभी मनुष्य का रूप भी धारण कर सकते थे और कोई भी रूप धारण कर सकते थे। दोस्तों, अशोप्ति राज्य के महाराज प्रताप भानु जब उनके महल में पहुंचे तो उन्होंने नयनतारा को अनैतिक कार्य करते हुए देख लिया और हंसते हुए बात करते हुए देखा। ये दृश्य देखकर उनकी आंखों में खून के आंसू आ गए और मारे क्रोध के उन्होंने अपने धनुष को निकाला और जैसे ही तीर कमान पर लगाया और मटिया नाग से कहा, मैं तुम्हारा इसी समय सिर काट दूंगा। मटिया नाग वहीं पर अदृश्य हो गया। फिर भी महाराज प्रताप भानु का गुस्सा शांत नहीं हुआ और महारानी नयनतारा को कोड़े मारे और कहा, तुम मेरे मित्र की पत्नी होकर मेरे मित्र का नाक कटवा रही हो। और ऐसा कहकर इसके बाद वो अपने राज्य को चले गए। दोस्तों, वह समय आ गया जब शेषनाग जी अपने नगर नागलोक को वापस लौट आए। तब तक नयनतारा के गुप्तचरों ने बताया कि महाराज अपने महल में आ रहे हैं। नयनतारा बहुत चालाक थी। तब नयनतारा रोने का नाटक करने लगी। उसने कपड़े फाड़ दिए और केश बिखरा लिए और वह आकर महल में लेट गई। महाराज शेषनाग जी जब नयनतारा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, आपकी ऐसी गति कैसे हुई जो आप इस तरह से अपने बालों को बिखेरे और ऐसे भवन में लेटी हुई है? उन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दो, फिर आपको बताऊंगी। फिर शेषनाग जी ने कहा कि यह मैं वचन देता हूं, मैं आपके उस दुख का निवारण जरूर करूंगा। तब नयनतारा ने कहा कि आपके सबसे प्रिय मित्र महाराज प्रताप भानु, जिन्होंने मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया और मुझे कोड़े से मार कर गए हैं। फिर शेषनाग जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपने उस मित्र को इसी समय उसे प्राण दंड दूंगा, लेकिन अगर आपकी बात झूठी निकली तो आपको भी प्राण दंड दूंगा। ऐसा कहकर शेषनाग जी अपनी ना इच्छा होते हुए भी वहां से निकले और जाकर वह प्रताप भानु के पास पहुंचे। प्रताप भानु ने जब महाराज शेषनाग को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उनसे कहा कि मेरा मित्र आज मेरे घर स्वयं मिलने आया है। शेषनाग जी जिस बात के लिए आए थे और वह बात पूछी और कहा, महाराज प्रताप भानु, जब आप मेरे महल में गए थे उस समय क्या हुआ था? प्रताप भानु ने पूरी सच्चाई बता दी। नयनतारा मटिया नाग के साथ कैसे अवैध संबंध बना रही थी। शेषनाग को अपने मित्र की बात पर भरोसा हुआ और कहा, मेरा मित्र कभी झूठा नहीं हो सकता है। और उस समय प्रताप भानु जब मटिया नाग का सिर काटने लगे थे तो वहीं पर कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में। शेषनाग जी वहां से वापस लौट आए। जब आए तो चंद्रतारा ने यह समझ लिया कि प्रताप भानु सारी बातें बता चुका होगा, इसलिए आते ही वह मुझे प्राण दंड देंगे, तो वह असहनीय प्राण दंड से अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राण दे दूं। इसके बाद चंद्रतारा ने अपने सिर को पटक पटक कर अपने प्राण दे दिए। दोस्तों, जब प्राण दे दिए तो शेषनाग ने कहा कि तुमने मेरा नाक कटवा दिया है, मेरी कितनी बदनामी हुई है और इसलिए मैं तुम्हारा भी नाक काटूंगा, वह चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में। दोस्तों, तभी रामायण काल में यहाँ पर ऐसी लीलाएं हुई हैं। वही आगे चलकर मटिया नाग सूरपणखा का पति हुआ।
जिसका नाम था विद्युत जीवा और वही नयनतारा। आगे चलकर त्रेता युग में सूर्पणखा हुई और वही शेषनाग जी अवतार लेकर आगे चलकर स्वयं लक्ष्मण जी बने। वही प्रताप भानु और उनका छोटा भाई अरिमर्दन और उनका मंत्री, ये तीनों तीन भाई के रूप में जन्म लिए। जो प्रताप भानु को ब्राह्मणों के श्राप से आगे चलकर महाराज रावण हुए और उनका छोटा भाई अरिमर्दन जो आकर यहाँ पर कुंभकर्ण बना और उनका मंत्री जो आकर यहाँ पर उनका विभीषण के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, इस तरह से जब सूर्पणखा विद्वत जीवा से विवाह कर लेती है तो उस समय सूर्पणखा की इस बात को सुनकर रावण बहुत क्रोधित होता है और फिर जैसे ही विद्वत जीवा का चेहरा देखता है तो उसे पूर्व काल की बातें याद आ जाती हैं। इसने मेरे दोस्त के साथ छल किया था, इसलिए वहीं पर विद्वत जीवा का सिर काट लेता है और उसे प्राण दंड देता है, क्योंकि कोई भी अपनी बहन के पति का कभी भी सिर नहीं काटता, कभी भी उसे मृत्यु दंड नहीं देता। लेकिन रावण ने वही किया जो उसको पूर्व जन्म वाली बात याद थी। इधर लक्ष्मण जी को श्री राम जी इशारे में कहते हैं कि आपके जो पूर्व काल के जो कर्म थे, जो आपने कभी प्रण लिया था, उसको पूरा कर लीजिए। इसलिए लक्ष्मण जी भी इधर सूर्पणखा के नाक कान काट लेते हैं और फिर सूर्पणखा अरब देश चली गई और मक्का मदीना में रहकर ही अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का भी निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुर्खा पहनने की और ये रिवाज सूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद सूर्पणखा के वंशज आज के समय में इब्राहिम के अनुयायी है और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को खास महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अगर कुछ विद्वानों की माने तो बताया जाता है कि प्रताप भानु की वजह से श्री राम को अवतार लेना पड़ा था। अगर आपने कभी भी रामलीला देखी हो तो ध्यान दिया होगा कि इसके पहले दिन न श्री राम की, न रावण की और न ही विष्णु जी की कथा सुनाई जाती है, बल्कि सबसे पहले एक राजा की कहानी सुनाई जाती है। असल में यही राजा राम कथा के होने और रामायण लिखे जाने की वजह है। तुलसीदास ने भी मानस में इस प्रसंग का जिक्र सबसे पहले किया है। दोस्तों, यह कथा थी नयनतारा और मटिया नाग की। लक्ष्मण जी की पत्नी नयनतारा जो पिछले जन्म में सूर्पणखा थी। दोस्तों, अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अगर आपको ये कथा पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।